बैंक के लॉकर्स में रखी हुई अमानत क्या आपकी सेफ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उन तमाम लॉकर होल्डर्स के लिए जिन्होंने अपनी अमानत, कीमती हीरे जवाहरात उन्होंने बैंक के लॉकर्स में यह समझ के रखा हुआ है कि वो सेफ है। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले जो आज से 2 महीने पहले 19 फरवरी 2021 को आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पाया है कि बैंक के लॉकर्स में रखी हुई आपकी अमानत किसी कारणवश आपको वापस न मिले, नष्ट हो जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, लुट जाए, तो भारत में कोई ऐसा स्पेसिफिक कानून नहीं है जिसके तहत बैंक को जिम्मेदार ठहरा के आपको कंपनसेशन दिलाया जा सके। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो इनएडिक्वेट है। बैंकों ने अपने आप कानून बना रखे हैं, हर बैंक ने अपनी अपनी नीति अपना रखी है और करीब करीब सभी बैंकों का यह कहना है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बैंकों का तो यह भी कहना है कि जो आप सामान लॉकर्स में रखते हैं वो बैंक को नहीं दिए, क्योंकि लॉकर्स की एक चाबी आपके पास है और उसके बिना ऑपरेट नहीं हो सकता है। बैंक का कहना है कि कस्टडी जो है गुड्स की जो है बैंक को आपने एक्सक्लूसिवली हैंडओवर ही नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जानिए इस वीडियो में आपके क्या हक हैं और आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो आप बैंक को जिम्मेदार ठहरा कर आप कैसे कंपनसेशन ले सकते हैं। कानून क्या कहता है? कानून को समझने के लिए 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बैंक की क्या जिम्मेदारी है? जो लॉकर्स के अंदर जो कंटेंट आपने रखा है, जो हीरे जवाहरात रखे हैं, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, उसकी सेफ्टी के लिए उसकी क्या ड्यूटी बनती है। दूसरा सवाल बनता है कि अदर देन द कंटेंट जो रखे हैं, जो लॉकर्स के ऑपरेशन है, उसके मैनेजमेंट है, उसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है। और तीसरा, क्या बैंक आपको कंपनसेशन देने के लिए जिम्मेदार है या नहीं अगर अपनी जिम्मेदारी में उसकी गलती पाई जाती है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भारत में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है और आरबीआई की गाइडलाइन इनएडिक्वेट है, तो हमें इसका उत्तर जो है फॉरेन जजमेंट में देखना पड़ेगा। और फॉरेन जजमेंट में जो डोमिनेंट जो व्यूज है, अगर वर्ल्ड वाइड हम जजमेंट को खंगालें और देखें तो डोमिनेंट व्यू ये है कि बैंक जो है उसका रिलेशन जो होगा एक बेली की तरह से होगा। जो आप लॉकर्स में जब सामान रखते हैं तो बेली की तरह से होगा। बेली क्या है आप समझ लीजिए। जो लॉ ऑफ बेलमेंट है उसमें जब आप अपना सामान, कीमती सामान बैंक को सुपुर्द करते हैं, उसको हैंडओवर करते हैं अंडर एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के तहत और एक पर्पस के लिए कि ये सेफ रखें, तो ये बेलमेंट है। ऐसी कंडीशंस में बैंक को आपको उसी सही सलामत तरीके से वापस करने की जिम्मेदारी बनती है। और इसका केस है 1890 में कोर्ट ऑफ अपील न्यूयॉर्क की। इस केस में पुलिस को परमिशन दे दिया और परमिशन ने कहा कि सीजर का इसमें मुझे ऑर्डर है और बैंक के जितने उसने सामान थे, वैल्यूएबल थे, निकाल कर ले गया, लेकिन थाने में चोरी हो गई। कोर्ट ने कहा बैंक की जिम्मेदारी थी इस केस में कि लॉकर होल्डर को वापस करे। और ये केस कई केसेस में जो है फॉलो किया गया है और अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया ने भी फॉलो किया। लॉकर होल्डर ने कैश रखा था, मनी लॉकर्स में, और वहां से वो गायब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ ऑफ बेलमेंट अप्लाई होगा, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें इसलिए देखना पड़ेगा कि लॉकर्स में रखा क्या गया था, उसकी वैल्यू क्या थी। तो इसका सहारा लेते हुए हम इंडियन कानून में देखेंगे कि लॉ ऑफ बेलमेंट है या नहीं है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉ ऑफ बेलमेंट है। सेक्शन 148 और सेक्शन 149 2 सेक्शंस है जो रेलेवेंट है। और सेक्शन 148 में जो बेलमेंट की कंडीशंस है उसमें नंबर 1 कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, आप बैंक को सुपुर्द करें, अंडर एन एग्रीमेंट होना चाहिए और उसका एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस आपका सेफ्टी है, एग्रीमेंट करते हैं, बैंक को सुपुर्द करते हैं। और आरबीआई की गाइडलाइन थी 2006 में, उसने अपने सर्कुलर में लिखा कि रिलेशन जो है बैंक और लॉकर होल्डर के बीच एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का नहीं होगा।
ये एक बेलर एंड बेली का होगा, इसका मतलब लॉ ऑफ बेलमेंट अप्लाई होगा। लेकिन ये सर्कुलर जो है बाइंडिंग नहीं है, एक प्रपोजल भेजा था सभी बैंकों को और ये लागू नहीं किया। 2007 में आरबीआई ने एक दूसरा सर्कुलर निकाला सेफ कस्टडी के लिए, आर्टिकल्स प्लेस इनसाइड द लॉकर्स, और इसमें बैंक ने कहीं नहीं लिखा बैंक के लिए कि रिलेशन क्या होगा, जो 2006 में लिखा, और उसने कह दिया 3 कानून के रेफरेंस दे दिया उसने कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक आप जो करें। इंडिविजुअल बैंक को इतनी आज़ादी दे दी गई है कि आप अपने सहूलियत के मुताबिक और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए एग्रीमेंट कर सकते हैं, और ये इंडिविजुअल बैंक को ये डिस्क्रिप्शन दे दी गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि बैंकों ने कहना चालू कर दिया कि मेरी बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। 2015 में भी एक अपडेट निकाला ऑन कस्टमर सर्विस, जिसमें लॉकर्स के बारे में अपडेट है, लेकिन वो एक मीनिंगलेस है। 2007 में जैसा कहा गया वैसा ही कहा गया है। तो प्रेजेंट स्टेट जो रेगुलेशन जो है वो इनएडिक्वेट है और कंफ्यूजिंग है। आरबीआई के गाइडलाइन क्लियर नहीं है कि रिलेशन बिटवीन ए बैंक एंड लोकल होल्डर क्या होगा, और बैंक जो है मिस्टेकन इंप्रेशन में है कि उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि लोकल होल्डर अपने लॉकर्स में क्या सामान रखता है और कितने वैल्यू का रखता है। आप जानेंगे कि वेरियस हाई कोर्ट क्या करते हैं। आपने जाना कि हिंदुस्तान में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। फॉरेन जजमेंट के मुताबिक लॉ बेलमेंट अप्लाई होगा। बेलमेंट अप्लाई होने के लिए हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पोजीशन उसे देना होगा बैंक को। तो वेरियस हाई कोर्ट ने कैसे इसको डील किया है। 1962 में पंजाब एंड हरियाणा का एक केस है, इसमें लॉकर्स को टेम्पर किया गया। चाबी जो है लॉकर होल्डर के पास भी है और बैंक के पास भी है। कोर्ट ने कहा कि लॉ बेलमेंट होगा, क्योंकि जो लॉकर होल्डर के पास जो चाबी है उसके बिना भी बैंक अपने चाबी से उसे ऑपरेट कर सकता था, इसलिए इस केस में जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन सेम हाई कोर्ट 1998 में यह कहता है कि बैंक लायबल नहीं है, क्योंकि बैंक को यह नहीं पता है कि अंदर क्या वैल्यूएबल रखा गया है और कोई एविडेंस नहीं है, और इंटरेस्टमेंट ऑफ द आर्टिकल्स बैंक को दिया गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सेम हाई कोर्ट 2003 में अपना फैसला फिर देती है एक दूसरे केस में। उस बैंक में रॉबरी हो गई और लूट लिए गए सामान। कोर्ट ने क्या कहा कि लॉ बेलमेंट अप्लाई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बैंक को ये मालूम नहीं है कि लॉकर्स के अंदर क्या कंटेंट्स हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 148 है, जो लॉ बेलमेंट की वकालत करता है, उसको लागू करने के लिए बैंक को ये जानना जरूरी है कि लॉकर्स के अंदर क्या रखा गया है। और बैंक ने कि जो रीजनेबल ड्यूटी है उसकी वो तब होगी जब उसको जानकारी हो कि इसके अंदर 1 लाख का सामान है या 10 लाख का सामान है या खाली है। और प्लेंटिफ को जो भी इसका दावा करना चाहते हैं उनको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनके पीछे क्या सामान है। और अनदर एक केस है 1998 का दिल्ली हाई कोर्ट का, इसमें कहा गया कि लॉ बेलमेंट अप्लाई हो, क्योंकि इस केस में सील्ड बॉक्स में बैंक को दिया गया, उसको लिस्ट भी दी गई कि इसके अंदर क्या क्या सामान है, इसलिए बैंक ये नहीं कह सकता है कि उसे जानकारी नहीं है कि इस बॉक्स में क्या है। तो इन तमाम चीज जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि फॉरेन जजमेंट भी देखा कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो हाई कोर्ट है वो कहते हैं नॉलेज होना जरूरी है। तो अब जो आजकल जो मॉडर्न है, जो लॉकर्स हैं वो मॉडर्न हो गए हैं, उसमें 2 चाबी वाले आ गए हैं। एक चाबी बैंक के पास होती है, एक चाबी लॉकर होल्डर के पास होती है। बैंक अकेले नहीं खोल सकता है। तो बैंकों का ये कहना है कि आपने जो सामान लॉकर्स में रखा है वो बैंक को नहीं दिया, वो आपकी कस्टडी में है, पार्शली आपकी कस्टडी में है, पार्शली बैंक के कस्टडी में है, वो खोल सकते हैं, और बैंक को नॉलेज नहीं है, इसलिए लॉ ऑफ जो बेलमेंट है वो अप्लाई नहीं होता। तो कॉमन बैंकिंग प्रैक्टिस क्या है, इसको जानने के लिए एक सज्जन ने आरटीआई लगाई 2015 में वेरियस बैंकों को कि अगर बैंक में लॉकर्स में रखा सामान चोरी हो जाए तो बैंक की क्या जिम्मेदारी है। आपको हैरानी होगी जानकर 2015 में जो वेरियस आरटीआई के जवाब में जो बैंकों ने लिखा, और ये सारे जवाब जो हैं एक केस में फाइल्ड हैं 2017 में
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने में, उससे जानकारी प्राप्त हुई है। और मैं आपको कुछ बताता हूं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या कहा कि बैंक की जिम्मेदारी इस पर डिपेंड करेगी कि किस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में चोरी हुए हैं, यानी सीधा जवाब नहीं है। देना बैंक ने कहा कि बैंक की लायबिलिटी इस पर डिपेंड करेगी कि आपके साथ बैंक का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ और आरबीआई का क्या गाइडलाइन है। आपने जाना आरबीआई की कोई गाइडलाइन नहीं है। 2006 में कहा था उन्हें लॉ ऑफ बेलमेंट अप्लाई होगा, और बाद में 2007 में कहा कि बैंक अपने खुद एग्रीमेंट करें, उनको छूट दे दी गई है और अपने फेवर में वो बना सकते हैं। और उन्होंने अपने प्राय एग्रीमेंट में लिख रखा है कि बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आंध्र प्रदेश ने कहा कि ये जो रिलेशन है वो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का है। जैसे आप मकान किराए पर लेते हैं, वैसे वो लोकल्स किराए पर दे रखे हैं। जैसे मकान आपको किराए पर दे दिया, आपने कोई सामान रखा और खो जाए तो मकान मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसी ढंग से आपका लोकल होल्डर आपका रेंट पर लिया हुआ है, आप उसमें कोई सामान रखते हैं, चोरी हो जाए, खो जाए, गुम हो जाए, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कॉर्पोरेशन बैंक ने कहा ये डिपेंड करेगा, जो पैरामीटर्स हैं जो बैंक ने इंश्योरेंस कराए हैं उसके आधार पर इसको डिसाइड होगा। यानी हर बैंक अपनी अपनी बात कह रहा है। निचोड़ ये है, कोई भी बैंक इस बात को मानने नहीं तैयार है कि उसकी जिम्मेदारी है। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर कोर्ट ने ऐसी समस्याओं को कैसे डील किया है। अधिकांश लोग जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट ने भी अलग अलग केस में अपना अलग अलग स्टैंड लिया है। 1991 में पहला केस आया, और इस केस में जो है अनऑथराइज आदमी ने ऑपरेट किया था और सामान चोरी हो गया था। कोर्ट ने कंपनसेशन दिलवाया और कंप्लेनेंट की बात मानी, जो वैल्यू बताया उसके बेसिस पर उसने अवार्ड किया। आफ्टर 5 इयर्स दूसरा केस आया 1996 में, और ये कहा कि हमारे पास कोई जुरिडिक्शन नहीं, हम इस बात को जान नहीं सकते हैं कि उसमें क्या वैल्यू रखा हुआ है, बैंक डिनाई कर रहा है, इसलिए सिविल कोर्ट में जाइए। इस केस में भी टेम्पर हुआ था और सामान चोरी हुआ था। उसके बाद 2006 में 10 साल के बाद एक केस आया, इस केस में भी कंपनसेशन दिला दिया। और इस केस में यहां तक कहा कि प्रीवियस अलॉटी जो था उसको आपने अलाउ कर दिया, उसकी रिक्वेस्ट मान ली कि लोकल्स को तोड़ के सामान निकालने दिया जाए, और वो सामान तोड़ के निकाल के ले गया। बैंक अपने रिकॉर्ड को भी नहीं चेक कर पाया, और इसमें जो कंप्लेनेंट ने जो वैल्यू मांगी उसको इवैल्यूएट करके उसे कंपनसेशन दे दिया। लेकिन 2008 के बाद 2 साल के बाद 2008 में एक केस आया, उसमें फिर कहा कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि लोकल्स के अंदर लोकल होल्डर ने क्या रखा है, बैंक इस बात को मानने नहीं तैयार है उसके अंदर क्या है, इसलिए ये केस जो है सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में लोकल होल्डर्स ने अप टू डेट रेंट पे कर रखा था। बैंक का ये कहना था कि रेंट पे नहीं किया, इसलिए हमने ताला तोड़ दिया। बाद में बैंक वाले मान लिए कि हमारी गलती है, हमने गलती से तोड़ दिया, और जो सामान आपका जो उसमें निकला है उसकी लिस्ट बनाकर हमने रखा है और सामान देने तैयार हैं। जब कंप्लेनेंट सामान लेने गया तो सामान जो रखा था उससे बहुत कम था, लेकिन नेशनल कमीशन ने यह कहा कि आप जो है सिविल कोर्ट में जाइए। फिर उसके बाद एक केस आया है 2015 में, और इस केस में फिर पलटी खा गया, और कोर्ट ने कहा कि जब कंप्लेनेंट अपने एफिडेविट में कोई बात कहता है तो उस पर कोर्ट को विश्वास करना चाहिए, वो बात माननी चाहिए। इसलिए अगर वो कंटेंट ऑफ लोकल्स की बात अगर अपने एफिडेविट में करता है और वैल्यू की बात करता है, वो मानना चाहिए। ये बैंक के ऊपर है कि उसको डिस्प्रूव करे, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करके अगर डिमोलिश करना चाहते हैं उसके कंटेंशन को तो करे। तो 2020 में फिर पलटी खा गया नेशनल कमीशन। उसने कहा कि ये जो लोकल्स में जो सामान रखे गए हैं उसका एविडेंस देना जरूरी है, और वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड एफिडेविट फॉर्म में सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इसलिए सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। आपने देखा कि टाइम टू टाइम कभी नेशनल कमीशन कहती है हमको देना चाहिए, कभी कहती है नहीं देना चाहिए, पूरा अनसर्टेनिटी का माहौल है। फाइनली आज से 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डील किया है कि बैंक और लोकल होल्डर्स के क्या राइट्स होने चाहिए, और ये उसे एक अपील के जो 2008 का केस था नेशनल कमीशन का, जिसने कहा कि नेशनल कमीशन कंज्यूमर कोर्ट होने के नाते इसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो वैल्यूएशन कर सके, एलोबरेट एविडेंस ले सके, ये समरी ट्रायल होती है। इसलिए लोकल होल्डर्स का अगर कोई नुकसान हो जाता है, जो कंटेंट रखा है लोकल्स के अंदर किसी भी वजह से, चाहे बैंक की गलती हो तो भी, ये मामला सिविल कोर्ट का बनता है, इसे सिविल कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो डाउट
जो ऐसे केस होते हैं इसमें यह जानना बहुत जरूरी है कि बैंक को कोई नॉलेज था या नहीं है कि लोकस के अंदर क्या कंटेंट रखे हैं। यह जानना जरूरी है कि लोकस होल्डर ने कोई अपनी लिस्ट बनाकर लोकस में रखा कि नहीं रखा, क्या क्या सामान रखा है, या अदरवाइज वो प्रूफ कर पाया या नहीं कर पाया। और ये एस्पेक्ट जो है सिर्फ सिविल कोर्ट कर सकती है। और इसलिए जो अप्रोच है, जो लॉ लेट डाउन बाय द नेशनल कमीशन है, वो करेक्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया कि लोकल होल्डर को सामान वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यह जरूर कहा कि लोकल होल्डर जो है एक सेपरेट सिविल सूट फाइल करे, और यह भी कहा जो इस केस के जितने फैक्ट हैं और लॉ पॉइंट हैं वो कोर्ट के लिए ओपन है। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ बेलमेंट की बात मैंने की थी, जो फॉरेन जजमेंट हैं, वेरियस हाई कोर्ट्स की बात की थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की थी, आरबीआई गाइडलाइन, बोला ये ओपन बात है। सुप्रीम कोर्ट को एक मौका था कि जो मॉडर्न आज जो लॉकर्स है जिसमें 2 चाबी वाले हैं या डिजिटल है जिसका पासवर्ड होते हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि लॉकर्स में सामान रखने का मतलब ये हुआ कि हमने बैंक को सुपुर्द कर दिया, बैंक के पोजीशन में है या वो हमारे पोजीशन में है? ये क्वेश्चन भी जो है सिविल सूट डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉ बेलमेंट अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, या किसी भी अदर कानून में होगा, यह भी सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। हाँ, एक बात जरूर की उसने, क्योंकि इस केस में बैंक ने अपनी गलती मानी कि कोई रेंट बाकी नहीं था, बैंक अंडर रॉन्ग इंप्रेशन था कि रेंट बाकी है, और उसने लॉकर का ताला तोड़ दिया। और कोर्ट ने कहा कि इसके लिए 5 लाख रुपया कॉस्ट लगाए, और ये 5 लाख रुपया कॉस्ट एज ए कॉम्पनसेशन जो है लॉकर होल्डर देने का आदेश हुआ। और ये बात कही गई कि जो भी बैंक का ऑफिसर इसमें गिल्टी पाया जाएगा, जबरदस्ती किया गया है, ये 5 लाख रुपया बैंक उससे वसूलेगी अगर वो सर्विस में पाया गया, और साथ में 1 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन भी अवार्ड हुआ। और इसके साथ बैंक ने कुछ गाइडलाइन दे दी और ये बात कही कि बैंक की क्या ड्यूटी है। उसने कहा कि बैंक की ड्यूटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, पुराना हो या नहीं हो, उसको ड्यू डिलीजेंस करना है, जो लॉकर्स हैं उसको मेंटेन करना है और ऑपरेट करना है, और उसकी सेफ्टी जो है उसको इंश्योर करना है। और ये ड्यूटी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये चाहे लॉ बेलमेंट हो चाहे और कोई अदर कानून हो, उसके अलावा होगी। बैंक जो कस्टोडियन है पब्लिक प्रॉपर्टी का, वो कंज्यूमर्स को इस ढंग से चौराहे पर नहीं छोड़ सकते। तो कंक्लूजन क्या है? लोकल होल्डर्स अच्छी तरह से इस बात को जान ले कि भारत में कोई इसका स्पेसिफिक कानून नहीं है। अगर बैंक को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसके लिए कोई प्रोविजन ऑफ लॉ होना चाहिए। और दूसरी बात है कि इसके लिए आपको एविडेंस लीड करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, क्योंकि नहीं है कोई भी गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आरबीआई को गाइडलाइन बनाओ, निश्चित करो, बैंक का यूनिफॉर्म लॉ बनाओ, और कंज्यूमर्स पर जो है यूनिलेटरी नहीं रख सकते कि बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ये एक वेलकम स्टेप है। और हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपया कॉस्ट लादा, लेकिन एज ए कॉम्पनसेशन दिलाया। इसका एक साइड इफेक्ट है, अगर बैंक की गलती पा भी जाए, मिल भी जाए, और कंज्यूमर कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये एक डेफिशिएंसी इन सर्विस है, नेग्लिजेंस है, लेकिन जब कंपनसेशन देने की बात आएगी तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंज्यूमर कोर्ट का ये कहना सही है कि इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसकी प्रोसीडिंग समरी इन ट्रायल है, सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। तो एक तरफ ये मानना कि कंज्यूमर कोर्ट में के एक्ट के मुताबिक डेफिशिएंसी होगी, नेग्लिजेंस होगा, लेकिन जब कंपनसेशन देने की बात आएगी तो कंज्यूमर कोर्ट मजबूर हो जाएंगे। अच्छा क्या होता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक मिनिमम लायबिलिटी क्लॉज के लिए डायरेक्शन दी होती या फिक्स कर दी होती, कही होती कि हर लोकल होल्डर में अगर इस ढंग की कोई घटना होती है तो मिनिमम लायबिलिटी ऑफ द बैंक विल बी 5 लाख रुपीज, या 2 लाख रुपया, या 10 लाख रुपया, जो भी उचित होता, या क्लेम ऑफ द कंप्लेनेंट विच एवर इज लेस, या दोनों में जो भी कम होता। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ऐसा बात कहती कि जिससे लोकल होल्डर को ये ऑप्शन मिलता कि अपनी वैल्यू डिस्क्लोज कर सके,
या डिस्क्लोज करने का एक मैकेनिज्म डेवलप करती, या आरबीआई को कहती कि इसमें मैकेनिज्म डेवलप करे, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसे डिस्प्यूट हो तो वो डिसाइड हो सके, उसका डिस्प्यूट जो है वो अवॉइड हो सके, और मिनिमम वैल्यू के हिसाब से जो है उसका सेटलमेंट हो सके केस का। अगर नया कानून बन भी जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को कहा है कि वो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द लॉकर्स के लिए है, और लॉकर होल्डर्स बाद में जो है सिविल कोर्ट में एरोबेट एविडेंस के लिए जाएंगे, तो ये तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होगा और इंसाफ नहीं होगा। जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था उसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, और फैसला जो आया है 2021 में, 25 साल के बाद। और उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि आप सिविल कोर्ट में जाइए और सारे फैक्ट एंड लॉ ओपन है, यानी अनदर 25 साल। ये तो न्याय नहीं हुआ ना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और पब्लिक इंटरेस्ट में इसको शेयर कीजिए। मैक्सिमम लोगों के साथ लीगल अवेयरनेस को बढ़ाइए और मेरे सपने को पूरा कीजिए। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।